Hello everyone, I welcome you all once again in this class of industrial engineering. So today in this class we are going to complete the last part of this topic network diagram and PERT and CPM, that is basically crashing of network. ओके तो आज हम लोग क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क देखने वाले हैं जो कि आपका लास्ट पार्ट है आपका नेटवर्क डायग्राम का। तो अगर मैं बात करूं क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क का तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। ये इसमें जो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जो कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज उसका जो टाइम लगता है प्रोजेक्ट में उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैशिंग। वो कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे जो हमारा क्लास है इसी क्लास में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका जो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क है क्या, तो ये जो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क है ये कुछ अलग नहीं है, ये है सिंपली एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। जो आपका क्रिटिकल पाथ मेथड है उसी का क्या है, सिंपली एक्सटेंशन है, जिसमें हम लोग क्या है कॉस्ट जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है और जो आपका जो टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट में उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सेकंड वन इज टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड दैट कंसीडर द कॉम्प्रोमाइजेज बिटवीन द कॉस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये दोनों मैंने यहाँ पे आपको लिए मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आपको पता होगा पहले भी हम लोगों ने देखा है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें दो टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाली जो भी चीज़ें हैं, लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है, मशीनरी या इक्विपमेंट्स जो हो गए, वो सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया वो होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं यूज होते हैं, लाइक आपका रेंट हो गया, वहाँ पे जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो हो गए, या जो वहाँ पे जो वॉचमैन हैं वहाँ पे जहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो वो हो गए। तो वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए दिखाया है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए। दो आपका टोटल कॉस्ट होता है दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको भी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है इसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं इसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो बस आपको एक ओवरव्यू लेना है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो भी ये कॉस्ट इस टाइप की कॉस्ट है पहले भी हम लोग पहले क्लासों में हम लोगों ने देख रखा है। तो अभी आपको बस एक आइडिया लेना है, आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली आपका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो क्या होगा, पर डे बेसिस पे होगा, बट जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या है, आपको जितना लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट जितना है उतना ही रहेगा आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। बट अगर आपको टाइम में कुछ एडजस्टमेंट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्शन है जो है आपको जो प्रोजेक्ट है जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट में आपको कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। बट अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट में आप प्राइजेज इंक्रीज करके, कॉस्ट इंक्रीज करके डेज डिक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उतने दिन जितना दिन आपने डायरेक्ट कॉस्ट में मनी ऐड करके आपने जो डेज रिड्यूस किया है उतने नंबर ऑफ डेज में आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के हम लोग एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कर्व ड्रॉ करूँ इन बिटवीन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन, अगर इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे आपके लिए कर्व ड्रॉ करूं तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो कर्व आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। सिंपली जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है पर डे बेसिस पे होता है, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले भी हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो कर्व है उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये क्या है आपका, पर डे बेसिस पे होता है। बट जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या है,
कुछ ऐसा कर्व बन के आता है। ये ऐसा कर्व क्यों होता है आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट अस सपोज कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जितने लेबर होंगे उनको क्या है वहाँ पे पहले ही क्या है आप इकट्ठा कर लोगे। लेट अस सपोज कि आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है, जो जिस एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ वो 1 डे है, तो आपका स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में जैसे आपका डे स्टार्ट हो रहा है उस टाइम आप सारे लेबर्स का यूज ना करो, तो उस टाइम पे आपकी जो कॉस्ट होगी एक्टिविटी की क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उस टाइम पे आपकी जो एक्टिविटी कॉस्ट होगी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बट जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो जो सारे वर्कर्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, वो सारा का सारा क्या होता जाएगा, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कई सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि सारा जो मैन पावर है एक साथ नहीं लगता है। सारा जो मैन पावर है एक साथ आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, फेजेज में यूटिलाइज करते हो। कुछ टाइम के बाद आपको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको उसी टाइम बुलाओगे, आपको तो स्टार्टिंग में ही हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, एक्टिविटी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे उनका 100% यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। वैसे वैसे क्या है आपका जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में या उस एक्टिविटी में, जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी डायरेक्टली, वो उनका यूटिलाइजेशन सबका होने लगेगा। स्टार्टिंग में आप उनका सबका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी आगे बढ़ती जाएगी आप उनका यूटिलाइजेशन करने लगोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी का जो कॉस्ट हो जाएगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉस्ट डिक्रीज होगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूँ टोटल कॉस्ट लाइन की, तो यहाँ पे मैं जो टोटल कॉस्ट लाइन है यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। जो आपका टोटल कॉस्ट लाइन है कुछ ऐसे बन के आएगा। तो लेट अस सपोज कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ यहाँ पे वर्क कर रहे हो। लेट अस सपोज कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, जो आपको कैलकुलेशन दिया गया है, जो डेटा अवेलेबल है, आप कुछ यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आप नीचे आओगे, आप क्या है यहाँ पे आना चाहोगे, जहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट है एक्टिविटी की क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम हो जाए, है कि नहीं। आपकी जो टोटल कॉस्ट है एक्टिविटी की क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ में आ गया? तो आप हमेशा क्या है यहाँ पे इस पॉइंट पे आना चाहोगे, दैट इज मिनिमम कॉस्ट पॉइंट पे आप आना चाहोगे। या अगर आप के पास जो डेटा अवेलेबल है आप कहीं पे यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे यहाँ पे काम कर रहे हो, ओके, आपका जो पोजीशन है कुछ यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे भी आप क्या है हायर कॉस्ट पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से भी आप क्या है आप इस साइड में मूव करना चाहोगे। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, दोनों साइड से आप क्या है मूव करना चाहोगे, कहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट वाली जो पॉइंट है, जो मिनिमम कॉस्ट की पॉइंट है उस पर आप मूव करना चाहोगे। ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट हो गया होगा मिनिमम होगा। अब अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है आपको, तो उस पोजीशन पे भी आप क्या है हमेशा जो आपका वर्किंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहीं पे होगा। आपका जो वर्किंग पॉइंट होगा यही होगा। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज मिनिमम, दैट इज लोवेस्ट। ओके, समझ में आ गया। बट ये सिचुएशन हमेशा नहीं होती हैं, ये मैंने जनरलाइज सिचुएशन बताया, बट आपके लिए सिचुएशन कई बार चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही डील करोगे, बट जनरली ऐसा डील करते हैं। तो सिचुएशन चेंज कब होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिचुएशन की, जैसा मैं आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज कब होगा, तो ऐसा सिचुएशन, अब ये जो था, ये वाला जो लोकेशन था यहाँ पे क्या था, एक्टिविटी ड्यूरेशन बहुत कम था बट कॉस्ट ज़्यादा था,
तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज किया एक्टिविटी ड्यूरेशन बढ़ा के। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि आपको कोई ऐसे सिचुएशन में, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे आपको क्या है, कॉस्ट को नज़रअंदाज करते हुए आपको टाइम को ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज़ कोई भी आपका लेटर सपोज कोई इनॉग्रेशन है, ठीक है, कहीं पे कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी फंक्शन है वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, या कोई बिल्डिंग पे बना रहे हो, वहाँ पे अगर कोई इनॉग्रेशन है, कुछ भी है, तो आपको क्या है, उसका जो डेडलाइन है, जिस दिन इनॉग्रेशन है उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। उसमें चाहे आपकी कॉस्ट कितनी भी इन्वॉल्व हो जाए, तो आपका मेन जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है विद इन दी डेड पॉइंट जो है उसके पहले ही आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कॉस्ट को ध्यान में ना रखते हुए। जैसे आपने देखा होगा कोई वीआईपी जाने वाले हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी लोकेशन पे जाने वाले हैं, वहाँ पे कोई काम चल रहा होता है, तो उनका आने का डेट तो फिक्स होता है, उसको तो आप रिशेड्यूल नहीं कर सकते। बट आपको क्या है, जितना भी कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़े, आपको वो पर्टिकुलर जो भी वहाँ पे काम होना है उसको आपको टाइम से पहले कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी की सारी क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन है। बट जनरलाइज सिचुएशन में जनरली हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या है, जो लोवेस्ट कॉस्ट वाली जो पोजीशन है, लोवेस्ट कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी एक्टिविटी ड्यूरेशन है, उसको हम लोग वर्क करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या है, उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में इमेज बन रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी, इसकी गारंटी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसी कर्व को हम लोग देखेंगे, दैट इज आपका जो कॉस्ट और एक्टिविटी ड्यूरेशन। कॉस्ट और एक्टिविटी ड्यूरेशन, इसी को हम लोग जो पूरा जो पिछला वाला कर्व था उसी को हम लोग दोबारा से देख रहे हैं। ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी जो चीज़ें हैं कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा जो कर्व है पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, समझ में आ गया। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन लेते हैं ये, और यहाँ पे हमारा वर्किंग कंडीशन है अभी के हिसाब से। अभी हमारा क्या है, ये लोकेशन हमारा वर्किंग कंडीशन है। अगर ये हमारा वर्किंग कंडीशन है तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपका जो कॉस्ट एसोसिएट होगा वो कुछ यहाँ पे जाएगा। अगर आप देखिए तो ये जो आपका टोटल कॉस्ट वाली लाइन है और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन आ रही है। अब ये जो जहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को कट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो आपका जो नेक्स्ट वर्किंग कंडीशन है, जो कि आपका आप एज्यूम कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, क्या है, आप यहाँ पे जाना चाह रहे हो, ये आपका मिनिमम कॉस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल टाइम था, ये आपका नॉर्मल टाइम है। अब आपने क्या किया कि टाइम को रिड्यूस कर दिया इस लोकेशन पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रैश टाइम। आपने क्या किया, टाइम को क्रैश कर दिया। तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग में जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब अगर आपने जो टाइम है उसको रिड्यूस किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होकर क्या है, यहाँ पे चली जाएगी। दैट मीन्स स्टार्टिंग में आपका जो कॉस्ट था दैट इज CN, और बाद में जो आपका कॉस्ट हो गया दैट इज CC, दैट इज क्रैश कॉस्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इस लोकेशन पे, ये जो आपका लोकेशन है, इस लोकेशन पे अगर आप देखेंगे तो जो CC होगा, जो क्रैश कॉस्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन CN, और जो आपका TN होगा, जो नॉर्मल टाइम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन TC। जो क्रैश टाइम होगा वो क्या होगा, लेस होगा,
और जो एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम, और जो आपका क्रैश कॉस्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल कॉस्ट। यहाँ पे आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या है, ये जो लोकेशन है, इतना जो पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या है, ये जो पूरा एरिया है, इसी को हम लोग क्या है जूम करके यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या है जूम करके थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया। सेम आपका वही कर्व है, दैट इज कॉस्ट एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन, इसी के बीच में आपका कर्व है। ये जो आपका लोकेशन था, ये जो है आपका TN है, और ये जो है आपका TC है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका CC है और ये है आपका CN है। ओके, समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा C हो जाएगा। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T, या आप इसी को लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं CC माइनस CN डिवाइडेड बाई TN माइनस TC। आप देख लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपका टेन थीटा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट कर्व, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट टाइम स्लोप, कॉस्ट टाइम स्लोप। कॉस्ट क्या है आप देखिए वाई एक्सिस वाला है, और टाइम जो है क्या है आपका एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा जो टेन थीटा है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट कर्व, या आपको इसको बोल सकते हैं कॉस्ट टाइम स्लोप, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने इस टाइम को रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है क्या हो गया इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे जो आपका क्रैशिंग है, जो आपने टाइम रिड्यूस किया है, इसका कुछ लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी अमाउंट ऑफ टाइम से आप चाहेंगे उतने से आप किसी भी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे। सबकी एक टाइम लिमिट होती है। दैट मीन्स क्या है कि हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है वो तो आपको देना पड़ेगा। लाइक अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में ऐसा नहीं है कि आपने विद इन आवर या विद इन वन डे आप सोचोगे कि आपका बिल्डिंग कंप्लीट होकर तैयार हो गया, ठीक है, बन के तैयार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है उसमें उतना तो आपको देना पड़ेगा। बट ये है कि अगर आपका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप कुछ और कॉस्ट ऐड करके उस जो नॉर्मल टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। एक क्रिटिकल जो पॉइंट होगा उससे अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते। जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जो क्रैशिंग का जो है ये लिमिटेशन है कि आप किसी भी टाइम को, किसी भी एक्टिविटी ड्यूरेशन को आप बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं कर सकते। वहाँ पे उसकी लिमिट होगी। और यहाँ पे भी अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे तो उसमें भी आपको वो लिमिट शो किया रहेगा कि आप कोई भी एक्टिविटी को कितने डेज से आप क्रैश कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन है, कोई भी एक्टिविटी है उसको आप कितने डेज से आप क्रैश कर सकते हो, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज क्रैश टाइम इज मिनिमम एक्टिविटी। जो आपका क्रैश टाइम होता है दैट इज द मिनिमम एक्टिविटी ड्यूरेशन बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्स एंड हेंस इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दैट इज द क्रैश टाइम क्या होता है। जो आपका क्रैश टाइम होता है दैट इज द मिनिमम एक्टिविटी ड्यूरेशन बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी compressed by increasing the resource and hence by increasing the direct cost. Next क्या है, slope of line gives the amount of increase in direct cost per unit time for crashing an activity. That means क्या है कि जो अगर मैं बात करूँ slope का, तो slope आपका क्या है, slope जो है आपका डेल्टा C बाई डेल्टा T है। तो अगर ये आपका क्या हो जाए 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो जो आपका स्लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा डायरेक्टली डेल्टा C के इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट। ये आपको क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट टाइम
फॉर क्रैशिंग एन एक्टिविटी। तो यूनिट टाइम से अगर आप एक्टिविटी को क्रैश कर रहे हो तो जो आपका इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट होगा वो क्या है, आपकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके स्टेप्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में वो सारे स्टेप्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा क्रैशिंग में कि आपको क्रैशिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और क्रैशिंग का जो बेसिक फंडा है यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, बट कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ कि जो आपका पहला स्टेप होगा दैट इज ये है आपका ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर क्रैशिंग नेटवर्क टू ऑब्टेन ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वेयर एज द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो आपका जो क्रैशिंग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पे क्या है आपकी जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो आपका स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। पहला जो स्टेप है वो क्या है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका जो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क है ये एक्सटेंशन है आपका नेटवर्क डायग्राम, वो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो ऑब्वियसली जो हमारा पहला स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट द क्रिटिकल एक्टिविटी दैट हैज़ गेट द मिनिमम कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप मैंने आपको बताया, हर एक एक्टिविटी का आप इजीली कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम और नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट दिया रहेगा वहाँ पे, तो उसकी हेल्प से आप क्या है, कॉस्ट स्लोप हर एक एक्टिविटी का आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी बाय 1 यूनिट टाइम। अब उसमें हम लोग जो हमारा क्रिटिकल पाथ है उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी एक्टिविटी हैं उससे करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, जो कॉस्ट स्लोप है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि किसका मिनिमम कॉस्ट स्लोप है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप 1 डेज से उसका टाइम रिड्यूस करेंगे। दैट मीन्स उसको हम लोग क्या है, 1 डेज से क्रैश करेंगे। तो जैसे ही आप 1 डे से क्रैश करोगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी बाय 1 डेज। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज द नेटवर्क डायग्राम बाय एडजस्टिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ क्रैश एक्टिविटी, अगेन कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से नेटवर्क डायग्राम को रिवाइज करेंगे, दोबारा से हम लोग क्या है उसमें आप जो क्रिटिकल पाथ है उसको आप फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि आपका जो है क्रिटिकल पाथ कुछ और हो जाए, ठीक है, आपका मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या है, दोबारा से नेटवर्क डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे, क्रिटिकल पाथ को आप फाइंड आउट करोगे, एंड फिर आपका जो स्टेप होगा, इफ द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज अचीव्ड देन स्टॉप, अदरवाइज बैक टू द स्टेप 1। अगर आपने देखा कि आपका जो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो आपने अचीव कर लिया है तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, अदरवाइज क्या है आप दोबारा से स्टेप 1 पे मूव करेंगे। दैट मीन्स ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड देन डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। फिर आप क्या है, क्रिटिकल पाथ के करस्पॉन्डिंग जितनी एक्टिविटी है उसका कॉस्ट स्लोप निकालोगे, सबका स्लोप निकालोगे, कॉस्ट स्लोप। फिर जो उसमें मिनिमम होगा उसको दोबारा से 1 डे से रिड्यूस करोगे, ठीक है, और 1 डे से रिड्यूस करने के बाद दोबारा से आप नेटवर्क डायग्राम को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, ये सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, बट हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब आप फिजिकली इसको करेंगे, क्वेश्चन में इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारे स्टेप आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन के हेल्प से हम इसके सारे के स्टेप को समझते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क डायग्राम, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट थ्योरी इसका देखा है। तो ऑब्वियसली उसी थ्योरी के बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका जो कंप्लीट जो थ्योरी अभी हम लोगों ने देखा है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसके बाद भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो दोबारा है जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रैशिंग पे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपका क्लियर है क्रैशिंग में, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है वहाँ पे इसको आपको देखना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एनालिसिस ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम, एनालिसिस ऑफ अ नेटवर्क इन रिलेशन टू टाइम एंड कॉस्ट आर एज गिवन बिलो। क्रैश द नेटवर्क टू द ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्रैश करना। ऑप्टिमम पॉइंट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कितने डे से क्या है, तो यहाँ ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। व्हेन द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹900 पर डे, तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है 900 पर डे और यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिमम पॉइंट पे लेके जाना है, दैट मीन्स टू आपको कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है आपको पता है, जो हमने देखा था स्टेप वन क्या था, अगर आपको याद होगा तो कि हम लोगों ने देखा था, अभी जस्ट पहले ही देखा है। स्टेप 1 है दैट इज टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ। तो सिंपल सा है यहाँ पे एक्टिविटी, आप इजीली यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं नेटवर्क डायग्राम आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये है आपकी एक्टिविटी 1 2 1 3 है, फिर 1 3 है, नेक्स्ट आपका 1 4 है, नेक्स्ट जो है आपका 1 4 है, नेक्स्ट आपका 2 4 है, नेक्स्ट आपका 2 4 है, 2 5 है, नेक्स्ट जो है आपका 2 5 है, नेक्स्ट आपका 3 4 है, एंड लास्ट वन इज 4 5। तो ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम। तो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग, हर एक एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग जो आपका नॉर्मल टाइम गिवन है इसको हम लोग लिखते हैं, दैट इज फॉर 1 2 दिस इज 3, for 1 3 this is 2, and for 1 4 this is 6, for 2 4 this is 5, for 2 5 this is 7, 2 5 this is 1 is 7, and for 3 4 के लिए कितना है 2 है, 4 5 के लिए 4 है। ओके, तो नेटवर्क डायग्राम आपको पता लग गया। आप डायरेक्टली देख के भी आप क्रिटिकल पाथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपका जो फंडामेंटल तरीका है उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका फंडामेंटल तरीका है वहाँ से मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वैसे आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका TE क्या हो जाएगा 0। यहाँ के लिए सबके लिए हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ के लिए आपका जो TE हो जाएगा दिस इज 3, यहाँ के लिए आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे आने के कई रास्ते हैं, तो यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा मैक्सिमम, इसके लिए 6, इसके लिए 4, तो ऑब्वियसली 8 मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर आने के लिए 2 रास्ते हैं, 7 + 3 10 और 8 + 4 12, तो ऑब्वियसली 12 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 एंड 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। तो ऑब्वियसली आपका जो क्रिटिकल पाथ है साफ साफ दिख रहा होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या हो जाएगा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, जो क्रिटिकल पाथ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और जो आपका क्रिटिकल टाइम है दिस इज बेसिकली 12, अगर डेज में है तो 12 डेज हो जाएगा। ओके, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। अब इस स्टेप पे हम लोग जो आपका जो नॉर्मल कंडीशन में है, जो भी अभी ये नॉर्मल सिचुएशन है, इस नॉर्मल सिचुएशन में विदाउट एनी क्रैशिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट एट दिस पॉइंट। तो जो टोटल कॉस्ट है एट नॉर्मल कंडीशन मतलब विदाउट एनी क्रैशिंग, नॉर्मल कंडीशन जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट का समेशन हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे सबको तो ये आ जाएगा ₹6600। तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 6600 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा आप पर डे का 900 है, 12 डेज है, 12 × 900। आप इसको सॉल्व करेंगे, 1200 × 900 प्लस 6600, ये आ जाएगा आपका 17,400, ये आ जाएगा 17,400। ये आपका आ जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो अभी है विदाउट एनी क्रैशिंग, जो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है
ये आ जाए आपका 17,400 जो आपका क्रिटिकल टाइम आ रहा है, दैट इज़, या आप बोल सकते हैं जो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज़ मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दिस इज़ 12। ओके, अगर ये डेज में है तो डेज हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग क्या है यहाँ पे कॉस्ट टाइम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट टाइम स्लोप के लिए हम लोग नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, तो ये टेबल है। तो इस टेबल पे हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कैलकुलेट करने वाले हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट टाइम स्लोप, कॉस्ट टाइम स्लोप, आप इसको कॉस्ट टाइम स्लोप बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जो आपका पहला है, जो फर्स्ट वाला है, इसके लिए अगर देखें हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा सी क्या हो जाएगा आपका सी सी माइनस सी एन, ठीक है। तो सी सी माइनस सी एन करेंगे तो 500, टी एन माइनस टी सी करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 500। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये आपका सी सी माइनस सी एन आ जाएगा आपका 750, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा सिंपली 750। नेक्स्ट आपका 2600 इंटू माइनस 1400, तो 2600 माइनस 1400 कितना हो जाएगा 1200, 6 माइनस 4 ये आ जाएगा आपका 2, तो 1200 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 600। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1800 माइनस 1000, ये आ जाएगा आपका 800, 5 माइनस 3 2, ये आ जाएगा आपका 400, 800 डिवाइडेड बाई 2 400 आ जाएगा। ये आपका 1450 है, 1150 है, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा। ये आपका है सी सी और सी एन दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्रैशिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई क्रैशिंग नहीं होगी, इस एक्टिविटी के लिए आप कोई क्रैशिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका 4-5 जो है एक्टिविटी है, यहाँ पे 2400 माइनस 1000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1400, 1400 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा आपका 700। आप देख सकते हैं हम लोगों ने हर एक एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कॉस्ट टाइम स्लोप कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये आ रहा है आपका 500, 750, 600, 400, 300 और इसके लिए कोई नहीं है, ये आपका है 700। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, आपको जो क्रिटिकल पाथ था, तो यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ वही वाला, जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा, बार बार आपको पीछे वाले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्रिटिकल पाथ है वो दिखाना है। तो ये आपका ऑब्वियसली क्रिटिकल पाथ था, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टाइम था ये TE, दिस इज 12 डेज या जो भी है, तो ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली दिखा दिया। ये आपका देखिए 5 + 3 8 + 4 12 आ रहा है। अब इसमें देखिए जो आपके क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटी हैं, तो जो आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटी है यहाँ पे, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, एक तो है आपका 1 2, एक है आपका 2 4 एंड लास्ट वन इज 4 5। ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप स्लोप देखिए तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग है 500 स्लोप, 2 4 के करस्पॉन्डिंग है आपका 400 एंड 4 5 के करस्पॉन्डिंग है 700। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिनिमम स्लोप वाला है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज जो हम लोग उसको क्रैश करना हम लोग स्टार्ट करते हैं उस एक्टिविटी को, जिस एक्टिविटी का जो कॉस्ट टाइम स्लोप मिनिमम होता है। तो आपका जो 2 4 है ये वाला, इसका जो स्लोप है वो मिनिमम है, तो ये है आपका 400, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग अभी 1 डे से रिड्यूस करेंगे, तो इस 5 को हम लोग चेंज करते हैं 4 से। तो 1 डे से रिड्यूस करने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, जो है आपका डायरेक्ट कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, आपका 400 से डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 400 रुपीज़ से आपका डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है दैट विल बी
रिड्यूस बाई आपका 1 डेज रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आप देखिए जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट था 900 पर डे है, तो ऑब्वियसली वो उतने से पर डे से रिड्यूस हो जाएगा 900 से, तो 900 है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका जो नेट कॉस्ट है दैट इज गेटिंग रिड्यूस, आपका जो टोटल कॉस्ट है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाई कितना से, आपका 900 रिड्यूस हो रहा है, 400 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 500 से रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल ये 500 क्या है, टोटल आपकी सेविंग हुई, यहाँ पे आपने 500 सेव किया, आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और आपने 500 की यहाँ पे सेविंग कर ली। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग मूव करेंगे और दोबारा से इसका हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या है, क्या चेंजेज आते हैं। अब हम लोग अगला स्टेप जो होगा, अभी इसी में हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो होगा हमारा दूसरा से साइकिल रिपीट हो गया, इसको हम लोग दोबारा से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप मान के चलिए तो हम लोगों ने जो सेकंड साइकिल है उसके लिए हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एज इट इज यही नेटवर्क डायग्राम होगा। हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा, क्रिटिकल पाथ को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेम क्रिटिकल पाथ होगा। अब हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो स्लोप है सबके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं, सेम स्लोप सेम क्रिटिकल पाथ है, तो सेम स्लोप भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हर एक के लिए स्लोप सेम होगा। अब क्या करेंगे, जो मिनिमम स्लोप वाला है उसको हम लोग दोबारा से 1 डेज से रिड्यूस करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे हम लोग 1 डेज से रिड्यूस करेंगे। तो 1 डेज से रिड्यूस करते हैं तो आपका जो 24 है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 डे, तो आपका 4 से क्या हो जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। 4 से 3 से 1 डेज से रिड्यूस किया हमने। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 डे से रिड्यूस करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है अगेन दिस विल इंक्रीज बाय 400 एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दिस विल डिक्रीज बाय ₹900। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपने सेव किया क्या, कितना सेविंग हुई ₹500 से। तो यहाँ पे भी आपने 500 सेव किया। ओके, यहाँ पे भी आपने क्या है 500 सेव किया। बट अब यहाँ पे सिचुएशन अब जो है थर्ड में, इसको दोबारा से नेटवर्क डायग्राम को रिवाइज करेंगे। तो अगर आप थर्ड स्टेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कई सारे क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब इसका जो है टोटल टाइम है 3 + 3 6 + 4 10 हो जाएगा। अब इसका भी 6 + 4 10 है, इसका भी 6 + 4 10 है, इसका तो अभी कम है। तो ये आपके 3 क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे। एक तो ये 1 2 4 5 1 2 5 एंड 1 4 5, 3 यहाँ पे क्रिटिकल पाथ बनेंगे। तब आपको नेक्स्ट ट्रेसिंग के लिए आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से देखना होगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास है, यही मैंने ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे हम लोग का ये जो टाइम है ये 5 डेज नहीं है, ये क्या हो गया है 3 डेज हो गया है। 5 डेज से हमने क्या कर दिया, इसको 3 डेज हो गया है। अब ये जो है यहाँ पे TE दिस इज इक्वल टू 10, ये आपका 10 डेज हो गया है। अब आपके पास जो क्रिटिकल पाथ हैं वो कई सारी हैं, तो सबको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सारे जो क्रिटिकल पाथ है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका ये भी क्रिटिकल पाथ है, इसमें सब कॉमन है, और आपका ये भी एक क्रिटिकल पाथ है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा, ये जो है ये क्या है, 2 में इन्वॉल्व है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। और ये क्या है, ये भी जो एक्टिविटी है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, 2 में इन्वॉल्व है। अब क्या है, आप किसी भी एक्टिविटी को अगर आप चेंज करेंगे, लेट अस सपोज कि आपने कोई भी एक्टिविटी ले लो, रैंडमली आपको जो मन करता है आप सपोज करके कोई भी एक्टिविटी, अगर आप सिंगल एक्टिविटी लोगे उस केस में क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका लेट अस सपोज आपने इसको चेंज किया बाई 1 डेज से, कोई सा भी जिसका भी कॉस्ट स्लोप कम है, अगर लेट अस सपोज अगर आपका 2 4 ही ले रहे हो, 2 4 को दोबारा से अगर आपने चेंज किया तो आपका क्या है, आपको अगर जैसे इसको 2 करोगे आपका एक क्रिटिकल पाथ से ही हट जाएगा, आपका ये वाला जो पाथ है वो क्रिटिकल पाथ से हट जाएगा, आपका जो क्रिटिकल पाथ है वही चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो बना रहे, वो चेंज ना हो। तो आपको क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं करना है कि आपने क्रैश किया, पता चला कि वो क्रिटिकल पाथ रहा ही नहीं, आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज इट इज ही है और आपने फिजूल में आपने उसमें वहाँ पे खर्चा कर दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज ना हो। आप जो क्रैशिंग कर रहे हैं वो क्रैशिंग के बाद भी आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो सेम रहे, ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो एक्टिविटी को, जो दो कॉमन एक्टिविटी हैं जो आपके तीनों क्रिटिकल पाथ में शामिल हों, उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन ऑप्शन है। या तो हम लिख सकते हैं 1 2 एंड 1 4। सेकेंड क्या हो सकता है आपका 1 2 एंड 4 5। थर्ड क्या हो सकता है आपका 2 5 एंड 4 5। ये आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हीं तीनों की वजह से, इन तीनों की हेल्प से, अगर इन सब में आप हर एक एक्टिविटी में 1 डे से आप रिड्यूस करोगे तो आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज नहीं होगा और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट विल गेट रिड्यूस बाय 1 डेज। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब कि कॉस्ट स्लोप है उसको हमें देखना पड़ेगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट स्लोप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन में आपके दो एक्टिविटी है, तो इनकी आप कॉस्ट स्लोप देखेंगे। फर्स्ट वन इज 1 2 एंड 1 4। तो इनका आपका जो कॉस्ट स्लोप है 1 2 एंड 1 4 का 500 प्लस 600, ये है आपका 1100, ये हो जाएगा आपका, दिस इज 1100। नेक्स्ट जो है आपका अगर देखेंगे तो 1 2 एंड 4 5, 1 2 एंड 4 5, दिस इज 500 प्लस 700 दैट इज 1200। नेक्स्ट है आपका 2 5 एंड 4 5, 2 5 एंड 4 5, 2 5 का 300 एंड 4 5 का 700, दिस विल कम्स आउट टू बी 1000। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस केस में आपका जो मिनिमम जो स्लोप है दैट इज फॉर 2 5 एंड 4 5। तो ऑब्वियसली आप इसको ऑप्ट करेंगे और इन दोनों एक्टिविटी को आप रिड्यूस कर देंगे बाय 1 डेज। तो ये 7 से 6 हो जाएगा एंड 4 से 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो TE हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 9 डेज। ओके, अब इसके यूज करने से इफेक्ट क्या होगा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, तो देखते हैं हम लोग। जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा दिस विल इंक्रीज बाय ₹1000 एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दिस विल रिड्यूस बाय 1 डेज से आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट रिड्यूस हो रहा है, दिस विल रिड्यूस बाय ₹900, क्योंकि आपका पर डे का जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो 900 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय ₹100। दैट मीन्स आपको इतने का लॉस हो रहा है। अभी तक आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। आपने जो दोनों केस में देखा था आपने कि जब आपका 12 डेज था उसमें आपने 11 डेज किया था, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा था। 10 डेज किया था उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा था। दैट मीन्स अगर आप जो टोटल कॉस्ट है उसको देखेंगे, टोटल कॉस्ट कर्व को, तो आप क्या है, अगर आप कहीं पे भी एक्ट कर रहे थे, नॉर्मल सिचुएशन में किसी पॉइंट पे आप एक्ट कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मल जो पोजीशन था उससे आपका कॉस्ट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब आपका जैसे आपने 10 डेज से 9 डेज किया, आपकी कॉस्ट क्या है, दोबारा से इंक्रीज होने लगी। इसका मतलब क्या है कि आप 10 डेज पे आप ऑप्टिमम पोजीशन पे पहुंच चुके थे। अभी हम लोग कर्व पे भी देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये आपका ऑप्टिमम पोजीशन आ गया है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट इज 10 डेज होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्टिमम कॉस्ट होगा। बट मैं अभी आपको कर्व को एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट फॉर
12 डेज, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपको ध्यान होगा सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल सिचुएशन में जो आपका टोटल कॉस्ट था 12 डेज पे, ये आया था आपका ₹17,400, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल कॉस्ट फॉर 11 डेज, तो टोटल कॉस्ट फॉर 11 डेज ये आ जाएगा आपका 6600 प्लस, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम जो आपने रिड्यूस किया था, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट था दिस विल इंक्रीज बाई 400 और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका डिक्रीज बाई 900। तो यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 400 और प्लस 11 इंटू 900। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 16,900। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल कॉस्ट की फॉर 10 डेज, तो इस केस में आपका अगेन जो टोटल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट अगर देखेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट अगेन इंक्रीज बाई 400, 400 प्लस 400 800, तो ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 10 इंटू 900, तो ये आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,400। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट फॉर 9 डेज, तो ये आपका आ जाएगा 66,100 प्लस 8 प्लस 8 8 आ जाएगा 800, 4 प्लस 4 800 प्लस यहाँ पे एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो रहा है दैट इज 1000 प्लस 900 इंटू 9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 16,500। आप देख सकते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने यहाँ पे सारा आपके सामने लिख दिया है। तो आपका जो 12 डेज के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 17,400, 11 डेज के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 16,900, 10 डेज के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 16,400 एंड 9 डेज के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 16,500। ये सारा मैंने लिख दिया। ऑब्वियसली आपका जो ऑप्टिमम प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है दैट विल बी 16,400, क्योंकि यहाँ पे आपका इन दोनों में आप देखेंगे तो आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जो आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। अब इसके जस्ट बाद आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो पूछा था, तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जो ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट विल बी 10 डेज आफ्टर क्रैशिंग। ओके, तो अगर हम लोग इसको कर्व पे देखें तो मैं यहाँ पे आपके सामने कर्व प्लॉट कर रहा हूँ दैट इज फॉर कॉस्ट एंड ड्यूरेशन के बीच में। यहाँ पे कॉस्ट और ड्यूरेशन के बीच में आप हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो आपका कर्व बन के आएगा ये आपको पता है, कुछ ऐसा कर्व बन के आएगा। जो आपका नॉर्मल सिचुएशन था उस नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग कहीं यहाँ पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे, और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था ये आपका 12 डेज था, और ये जो कॉस्ट थी दैट इज 17,400। ये जो था ये था आपका 17,400। नेक्स्ट जो हम लोगों ने 1 डे से रिड्यूस किया, क्रैश किया, तो क्रैश करने के बाद जो सेकेंड पोजीशन हमारा आया ये यहाँ पे आ गया, दिस इज 11 डेज, और ये आ गया आपका 16,900। आप देख सकते हैं ये आ गया आपका 16,900। नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर इसको क्रैश किया बाय 1 डेज, तो यहाँ पे आप इस पोजीशन पे पहुँच गए दैट इज द ऑप्टिमम पोजीशन, जो कि है आपका 10 डेज, और यहाँ पे जो आपकी प्रोजेक्ट जो कॉस्ट थी दैट इज 16,400। अब आपने फर्दर रिड्यूस किया, फर्दर क्रैश किया बाय 1 डेज, तो आपकी जो कॉस्ट है यहाँ पे इंक्रीज होने लगी, और आपका जो नेक्स्ट पोजीशन पहुँच गया आप 9 डेज पे, दिस इज 16,500। तो आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन है, ये जो पोजीशन है, ये आपका ऑप्टिमम पोजीशन है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज मिनिमम। वो क्या है, मिनिमम है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10 डेज हो जाएगा, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आफ्टर क्रैशिंग। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूं दैट विल बी 16,400।
तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्रैशिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्क क्रैशिंग के। तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है मैंने आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कर्व से भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी डाटा है उसको मैंने कर्व पे भी रिप्रेजेंट किया था, जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, आपका आंसर आ गया था, बट मैं आपको एक फील कराने के लिए आपको मैंने कर्व पे भी दिखाया, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि अगर आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो आप कर्व पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको ऑप्टिमम पोजीशन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको एक सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका गेट का क्वेश्चन है। उसमें वो भी जो क्वेश्चन है वो आपका क्रैशिंग पे ही बेस्ड है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज़ 4 एक्टिविटी PQRS एज सोन बिलो। ये आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, एक दिया हुआ है PQRS, ठीक है। दी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एंड द ओवरहेड कॉस्ट दैट इज ₹200 पर डे। जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज बेसिकली ₹200 पर डे। इफ द ड्यूरेशन हैज़ टू बी क्रैश डाउन टू 9 डेज। 9 डेज अगर आप क्रैश कर रहे हैं, उसको 9 डेज लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल में कितना टाइम है, दैट मीन्स जो नॉर्मल टाइम है प्रोजेक्ट का वो कितना है। दी टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट इज। तो आपको जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपको, अब यहाँ पे आपका नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि आपको जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको 9 डेज लाना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो भी कॉस्ट हो उसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। आपको ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नहीं कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको क्रैश करना है प्रोजेक्ट को, 9 डेज तक लेके आना है। जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होगा उसको आपको लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे जो कर्व है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप था उसमें हम लोग क्या करते थे कि नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखिए तो जो आपका P का है प्रेडिसेसर कोई नहीं है, दैट मीन्स आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, P है। अगर आप देखेंगे तो वन टू, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, जो Q है उसका जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, P है। तो जो आपका Q का जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, P है। Q हो गया, इसका प्रेडिसेसर क्या है, P है। R का जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, P है। तो R का भी जो प्रेडिसेसर है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। R जो एक्टिविटी है उसका जो प्रेडिसेसर है क्या है, P है। S का जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, R है। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको हम लोग क्या है, मैच मर्ज कर देंगे। S जो है इसका जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, R है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो लिख लेते हैं। डेज में दिया हुआ है, P के लिए क्या है 3 डेज, Q के लिए है आपका 7 डेज, R के लिए है 4 डेज एंड S के लिए है 5 डेज। ये आपका गिवन है, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा आपका 3 + 4 + 5, ये हो जाएगा 12 एंड ये आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। इजी है फाइंड आउट करना। तो TE हो जाएगा, दिस इज 12 डेज। TE आपका क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। तो अगर आप देखिए आपका जो क्रिटिकल पाथ है दिस इज 1 2 4 एंड 3। यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो क्या क्या हैं, 1 2 है, 2 4 है, 1 2 2 4 एंड 4 3। ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज। कॉस्ट स्लोप सबके देख लीजिए, 1 2 दैट इज ये क्या है, P का है, 2 4 दैट इज R का है एंड 4 3 दैट इज S का है। हर एक के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट स्लोप है आप देखिए, P के करस्पॉन्डिंग है 500, R के करस्पॉन्डिंग है 400, S के करस्पॉन्डिंग है 200। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम कॉस्ट है
स्लोप है, मिनिमम स्लोप जिसको बोल सकते हैं, वो क्या है, एस के करस्पॉन्डिंग है। तो एस के करस्पॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, जो एस वाली जो एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 डेज से रिड्यूस करेंगे। 1 डेज से रिड्यूस करेंगे तो ये आपका 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 200 से आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 200 और इनडायरेक्ट कॉस्ट इज रिड्यूस बाई 200। 1 डेज का बेनिफिट हो रहा है तो यहाँ पे 200 ही है पर डे का। नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट हम लोग क्या है, अगेन एस को अभी आपका क्या हो जाएगा, ये 12 से हो गया 11। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एस को फर्दर 1 डेज से रिड्यूस करेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। तो अगेन आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट होगा इंक्रीज बाय 200, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस बाय व्हाट 200। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तब आपका ये जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। अब आपका देखिए यहाँ पे, तो आपका ये भी जो है क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। अब आपका ये भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, क्योंकि ये भी 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी आपका क्रिटिकल पाथ बन गया। अब आपका अगर आपको क्या है 9 डेज तक लेके आना है, तो आप फर्दर अगर इसमें मूव करने वाले हैं, अगर आप फर्दर मूव करने वाले हैं तो आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ पी को क्रैश करिए। पी को 1 डेज से क्रैश करेंगे तो क्या है, ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज, आप देख सकते हैं सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज क्यू एंड आर को एक साथ आप क्रैश करिए। क्यू और आर इन दोनों को एक साथ क्रैश करिए 1 डेज से, दोनों को आप 1 डेज से क्रैश करिए, तो भी आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है आप क्या करिए, क्यू एंड एस को 1 डेज से क्रैश करिए। तो थर्ड जो ऑप्शन है क्यू एंड एस को आप 1 डेज से क्रैश करिए, तो भी आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वो क्या रहेगा, 9 डेज आ जाएगा और आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप इसमें ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज पी, सेकंड जो ऑप्शन है क्यू और एस, बोथ आर क्रैश्ड बाय 1 डे इंडिविजुअली, एंड थर्ड ऑप्शन इज क्यू एंड आर, एंड क्यू एंड आर बोथ आर क्रैश्ड बाय 1 डेज इंडिविजुअली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है। अगर आप पी को क्रैश करेंगे 1 डेज से, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज बाय 500, आपको जो कॉस्ट स्लोप है वो कितना आ जा रहा है, 500 आ रहा है। पी और आर दोनों को आप क्रैश करेंगे 1 डेज से, तो पी का है 500 और आपका क्यू का जो है सॉरी आर का जो है 400 है। 500 + 400 कितना हो जाएगा, 900। नेक्स्ट है क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, क्यू का है 100, एस का है 200, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए बेनिफिशियल है, जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट स्लोप है वो मिनिमम है, तो ऑब्वियसली आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो क्यू को आप 1 डेज से रिड्यूस करेंगे और साथ में आप एस को भी 1 डेज से रिड्यूस करेंगे, तो आपका ये 3 से 2 हो जाएगा। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है क्या हो जाएगा, 9 डेज हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 9 डेज हो गया। तो अब आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूँ, जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 400 प्लस आपका 300 यहाँ पे। तो जो आपका टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, आप इसको सबको ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10,700 रुपीज़, 10,700।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल क्या हो जाएगा 9 इंटू 200 1800। तो आपका जो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 10,700 प्लस 1800, तो यह आ जाएगा आपका 12,500 रुपीज़, 12,500। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12,500। आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारा जो क्वेश्चन है क्रिटिकल पाथ पे बेस्ड था, क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क पे बेस्ड था। तो यहाँ से ये जो है आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो गया और गेट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का नॉलेज भी हो गया। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्रैशिंग नेटवर्क की क्रैशिंग कैसे करनी है ये इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रैशिंग से रिलेटेड तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, इजीली उसको आप फाइनल आंसर तक जा पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, और आपको एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जो बेसिक फंडा है, आपको बेसिकली क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है क्रैशिंग का, ये आपको समझ में आ गया। एक बार अगर आपको क्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है और आपको स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। ओके, तो बेसिकली आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसका जो बेसिक थीम है, उसका जो डेप्थ है वो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको डेप्थ और बेसिक थीम समझ में आ गया तो आप उस पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्यों ना हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिंपल क्वेश्चन है, इन पार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ द एक्टिविटी इज एज्यूम टू बी। ऑब्वियसली जो एक्टिविटी होता है पर्ट में वो क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दैट इज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स विद एक्टिविटी ए एंड एंड्स विद एक्टिविटी एफ। द प्रेडिसेसर रिलेशनशिप ऑन द एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज एज पर द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इन डेज। तो ये भी आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या है, जो नेटवर्क डायग्राम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ए का जो है प्रेडिसेसर क्या है, कुछ नहीं है, बी का जो है ए है, सी का भी ए है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक ए एक्टिविटी हो गया, बी का जो प्रेडिसेसर है वो ए है, बी का जो प्रेडिसेसर है वो क्या है, ए है, सी का जो है ए है, सी का भी जो है क्या है, ए है, डी का जो है बी है, डी का आपका बी है, और ई का सी है, और एफ का डी एंड ई है। तो डी का आपका बी है, डी का बी है, ई का सी है, ये ई है, ई का सी है, तो एफ का डी और ई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये आपका डी हो गया, ओके, ये आपका एफ हो गया। तो ये आपका जो नेटवर्क डायग्राम है बन के आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन के आ गया। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना इजी है, यहाँ पे इतना टफ नहीं है। तो ए का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 डेज, बी का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 डेज, सी का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 7 डेज, डी का जो ड्यूरेशन दैट इज़ 14 डेज, ई का जो है 4 है, एंड एफ का है 9 डेज। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ आपको देखना है तो 2 पाथ बनेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ए बी डी एंड एफ, सेकेंड वन इज़
A, C, E एंड F, दोनों के करस्पॉन्डिंग आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। तो A B है 4 + 3 7, 7 + 14 21, ओके 21 + 9 30 आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड 15 + 9 24। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपका जो है A B D F जो हो जाएगा वो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। A B D F जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया और जो मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया दैट इज बेसिकली 30 डेज। ये जो है क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली द आर्क लेंथ ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ प्रोजेक्ट एज शोन इन द फिगर, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम नोड 1 to 6। तो यहाँ पे बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बताना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के लिए ऑब्वियसली सबके करस्पॉन्डिंग आप ड्यूरेशन देख लीजिए, उसमें जो सबसे मिनिमम होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2018 में कोई क्वेश्चन पूछा था लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ऑब्वियसली कि लोग ये जानेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ मतलब वही ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ पूछ रहा है, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है दैट इज बेसिकली ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे आपसे क्रिटिकल पाथ नहीं पूछ रहा है, दैट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल पाथ देख लो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 4 6 1 2 4 6, ये हो जाएगा आपका 4 + 2 6 + 2 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो पाथ हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं 1 2 5 4 6 1 2 5 4 एंड 6। इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 2 + 2 4 1 5 + 2 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 2 5 एंड 6 1 2 5 एंड 6। ये हो जाएगा 1 2 5 एंड 6 का कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 4 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 5 4 6 1 2 3 5 4 एंड 6। इसका कितना हो जाएगा 1 2 का हो जाएगा 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7 7 + 2 9। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 2 3 5 6 1 2 3 5 एंड 6 1 2 3 5 6 का कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 3 5 6 1 3 5 6 का कितना हो जाएगा आपका 4 + 3 7 + 4 11। नेक्स्ट 1 3 5 4 6 1 3 5 4 एंड 6। इसका कितना हो जाएगा 7 + 1 8 + 2 10। तो ऑब्वियसली जो सबसे मिनिमम है आप देख सकते हैं दैट इज फॉर 1 2 5 4 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1 2 5 4 6। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज, द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ ईच एक्टिविटी एंड द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द टेबल। तो ये आपका टेबल में प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये एक्चुअली W नहीं है, ये Q है। If all the activities other than S takes the estimated amount of time,
the maximum duration in weeks of activity S without delaying the completion of the project is। तो ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो आपको बताना है कि जो S जो है, एक्टिविटी S जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह से आपको सबसे पहले इसके लिए आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। विदाउट नेटवर्क डायग्राम आप यहाँ से कुछ नहीं देख के बता सकते। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका अगर आप देखिए P और Q का जो प्रेडिसेसर है कोई नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका हो जाएगा P एंड Q। नेक्स्ट जो है आपका R का जो है प्रेडिसेसर, इमीडिएट प्रेडिसेसर जो है Q है। तो R का जो इमीडिएट प्रेडिसेसर है हम लोग ड्रॉ करेंगे Q। R का जो इमीडिएट प्रेडिसेसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। नेक्स्ट जो है S जो है उसका प्रेडिसेसर P और R है। जो S है उसका जो प्रेडिसेसर है P और R है, और जो T है इसका प्रेडिसेसर P है। तो T का जो है P है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं ला सकते जिससे कि आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डमी एक्टिविटीज ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज D1। तो आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आपका S आएगा, S एक्टिविटी। ओके, U का जो है S एंड T है। तो आप इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका U हो जाएगा, ये आपकी एक्टिविटी T है। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 आप देख सकते हैं नेटवर्क डायग्राम। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें इसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हर एक एक्टिविटी की करस्पॉन्डिंग जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। P के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है दैट इज 5, Q के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है दैट इज 1, R के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है दैट इज 2, T के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है दैट इज 6, S के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है 4 एंड U के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन दैट इज 3। तो ऑब्वियसली आपके पास 3 रास्ते हैं, दैट इज PTU, नेक्स्ट वन इज PD1SU and last one is QRS and U। ये आपके पास 3 रास्ते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका है ये क्या हो जाएगा, 5 + 6 ये हो जाएगा आपका 11, 11 + 3 14। नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका PD1SU, P5 4, 5 + 4 9, 9 + 3 ये हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा QRSU, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 4 7 एंड 7 + 3 10। तो ये आपका कंडीशन निकल के आ रहा है आपके सामने। तो अगर आप देखिए कि जो आपका क्रिटिकल पाथ है ये आपका क्रिटिकल पाथ बन के आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो अगर ये आपका क्रिटिकल पाथ है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी S का। तो एक्टिविटी S आपका मैक्स कितना हो सकता है आप देखिए। तो एक्टिविटी S इसमें इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है। तो आप इसको अगर लेके चलेंगे क्योंकि आपका ये टाइम ज़्यादा नियरर है आपका क्रिटिकल पाथ वाले टाइम से, जो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम उससे ज़्यादा पास है। तो अगर आप S की जो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है इसको आप क्या है अगर आप देखें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या है 2 डेज और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको आप 6 डे मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया 6 डे से ज़्यादा चेंज किया तो ऑब्वियसली आपका जो क्रिटिकल पाथ है दैट मीन्स प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट विल गेट चेंज। और यहाँ पे आपका बोल रहा है कि विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपको प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको आप क्या है 6 डेज तक ले जा सकते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 6 डेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 6 डेज।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो सकता है यहाँ पे पूछा ना कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन इन वीक्स ऑफ द एक्टिविटी एस, मैक्सिमम इंक्रीज नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज 6। तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होकर इसका आंसर 2 भी मार्क्स कर सकते हैं कि दैट इज इंक्रीज बाय 2 डेज। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं पूछ रहा है कि आपसे फाइनल पूछ रहा है कि फाइनल कितने डेज हो जाएगा, उसका एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट and their duration and the precedence relationship are given in the table. For example, in a precedence relationship x is less than y and z, इसका मतलब क्या है कि x is predecessor of activity y and z। इसने यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। The time to complete the activity along the critical path is, obviously यहाँ पे पूछ रहा है आपका optimum project duration, optimum completion of project। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल पाथ इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करें। तो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो टेबल है इसको समझना होगा, दैट मीन्स एक्टिविटी दिया हुआ है। प्रेडिसेंस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल चेंज किया हुआ है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी इसका मतलब दे दिया है, दैट मीन्स ए लेस देन बी सी और डी का मतलब क्या है, दैट इज कि ए जो है प्रेडिसेसर है बी सी और डी का, ऐसे ही यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने के लिए मैंने ये डेटा आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे इजीली नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर पाएँ। एक बार आपका नेटवर्क डायग्राम बन गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बाकी कुछ नहीं है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना ही मेन है इसका काम। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो है दैट इज ए जो है प्रेडिसेसर है बी सी और डी का, तो हम लोग ए को ड्रॉ करते हैं। आपकी जो एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका जो प्रेडिसेसर है दैट इज बी सी एंड डी, ये बी सी एंड डी है। नेक्स्ट जो है बी जो है प्रेडिसेसर है ई एफ एंड जी का, तो जो बी है ये प्रेडिसेसर है ई एफ एंड जी का। बट यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो जो जी है इसका प्रेडिसेसर क्या है, डी है, और यहाँ पे बोला है कि जी का प्रेडिसेसर बी भी है। तो जी का जो प्रेडिसेसर है डी भी है और जी का प्रेडिसेसर बी भी है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो आपको जो नेटवर्क डायग्राम को जो रूल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डमी एक्टिविटी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिलहाल। जो है डी जो है प्रेडिसेसर है जी का, और यहाँ पे आपका ये भी रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे आपने एक डमी एक्टिविटी यूज कर लिया, तो यहाँ पे बी का जो है प्रेडिसेसर है जी का, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और अब हम लोग क्या है, बी जो है प्रेडिसेसर है ई और एफ का, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ई और एफ का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका ई और ये है आपका एफ। अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ये है आपका ई और ये हो गया आपका एफ, ये हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारा एम क्या है, हमने सेकेंड स्टेज तक हम लोग पहुंच गए, ऑलमोस्ट थर्ड भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये है थर्ड, इसके लिए सी के लिए देखेंगे तो जो सी है ये प्रेडिसेसर है किसका, आई का। जो सी है ये प्रेडिसेसर है किसका, आई का। तो चलिए अभी हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं। आई का जो है प्रेडिसेसर कई सारे हैं, सी है, एफ है, जी है और एच है, तो ये सारे हैं। इसके पहले हम लोग इसको ई को ड्रॉ कर लेते हैं। ई जो है प्रेडिसेसर है किसका, एच का। तो जो ई है ये प्रेडिसेसर है किसका, एच का। ई जो है प्रेडिसेसर है किसका, एच का। तो ये भी आपने ड्रॉ कर लिया। अब आई वाला सिर्फ और सिर्फ आई वाला आपका बच्चा है। आई जो है प्रेडिसेसर है सी का है, एफ का है, जी का है एंड एच का है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आके आपके मिल जाएंगे।
ये सारा का सारा आपका क्या है, यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी। ये सारा का सारा यहाँ पे आपके आका मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई। आप देखिए यहाँ से आपका सारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप इसको सिंपल नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप देख सकते हैं नेटवर्क डायग्राम जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन के हिसाब से हमने सारा ड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये सारा हमारा आ गया नेटवर्क डायग्राम में, आप देख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ड्यूरेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ए के करस्पॉन्डिंग जो ड्यूरेशन है दैट इज 5, बी के करस्पॉन्डिंग जो ड्यूरेशन दैट इज 7, सी के करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन है दैट इज 10, डी के करस्पॉन्डिंग है 6, ई के करस्पॉन्डिंग है 3, एफ के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 9, जी के करस्पॉन्डिंग है 7, एच के करस्पॉन्डिंग है 4 एंड आई के करस्पॉन्डिंग है 2। तो यहाँ पे हमने सारा लिख दिया सबके करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। तो सेम वही डबल कॉलम डबल बॉक्स, ये आपका इजी मेथड है। आप इजीली इसको बिना पाथ को देखे ही आप इजीली यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं बिना नंबर ऑफ पाथ कैलकुलेट किए ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 टी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आने के एक ही रास्ते हैं, 7 + 5 12। यहाँ पे जाने के सिंगल रास्ता है, 12 + 3 15। यहाँ से यहाँ जाने के आपके पास ऑलमोस्ट एक ही रास्ता है, तो ये 5 + 6 11। यहाँ से यहाँ आने के कई सारे रास्ते हैं, तो इसके रास्ते क्या हो जाएगा, 12 + 9 21 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से 19 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग लेके चलेंगे, दैट इज 21 + 2 ये हो जाएगा 23। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, TL कैलकुलेट करेंगे। तो TL क्या हो जाएगा, यहाँ से 23 21। अब यहाँ से यहाँ जाने के एक ही रास्ते हैं, 21 - 4 ये हो जाएगा आपका 17। 17 यहाँ से यहाँ आएंगे तो 21 - 7 ये हो जाएगा 14। यहाँ से यहाँ आने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। 17 - 3 हो जाएगा 14 और यहाँ पे 21 - 9 ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं। मल्टीपल रास्ते में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 14 - 6 ये आ जाएगा आपका 8 और 12 - 7 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपका जो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। आप सारा जो 3 कंडीशंस था उसको आप सेटिस्फाई करेंगे हर एक एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग, आप पाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं दैट इज ABFI आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाएगा दैट इज ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दैट इज ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम दैट इज 23। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन इसमें टास्क था आपका क्रिटिकल, ये जो नेटवर्क डायग्राम है इसको ड्रॉ करना था। आपने अगर ये ड्रॉ कर लिया तो फाइनल जो आंसर है इसको कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि आपने क्रिटिकल पाथ बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो थ्योरी है उसको और मजबूत करने में आपका हेल्प करेगा कहीं ना कहीं।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की सीरीज में और देखते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, दैट इज 2005 का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। अ प्रोजेक्ट है 6 एक्टिविटीज A to F विद respective activity duration 7, 5, 6, 8 and 4 days. The network has 3 paths A, B, C, D and E, F. All the activity can be crashed with the same crash cost per day. The number of activity that need to be crashed to reduce the project duration by 1 days. तो obviously यहाँ पे भी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको जो है नेटवर्क डायग्राम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब बोल रहा है कि आपका 6 एक्टिविटीज़ है A to F विद रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ड्यूरेशन 7, 5, 6, 6 एंड 8, 4। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं A to F जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एक्टिविटी, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं A, B, C, D, next one is E, F। ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब ये दिया हुआ है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ डेज हैं आप लिख सकते हैं, दैट इज A के करस्पॉन्डिंग है 7, B के करस्पॉन्डिंग है 5, C के करस्पॉन्डिंग है 6, D के करस्पॉन्डिंग है 6, E के करस्पॉन्डिंग है 8 एंड F के करस्पॉन्डिंग है 4। तो अगर आप देखिए तो हर एक पाथ के करस्पॉन्डिंग जो आपका टोटल जो है नंबर ऑफ डेज है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। हर एक के करस्पॉन्डिंग क्या है, 12 आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों जो पाथ हैं आपके, ये तीनों के तीनों क्या हैं, क्रिटिकल पाथ हैं। तो अगर ये तीनों क्रिटिकल पाथ हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रैशिंग के लिए तीनों पाथ में से एक एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको अगर 1 डेज से क्रैश करना है प्रोजेक्ट को तो ऑब्वियसली आपको जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं 3 एक्टिविटीज़ को क्रैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एक्टिविटी नीड टू बी क्रैश, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डमी एक्टिविटी इज यूज्ड इन पर्ट नेटवर्क डिस्क्राइब। जो डमी एक्टिविटी है वो क्या करता है, यहाँ पे ये सिंपली क्या करता है, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को डिनोट करता है। जो आपका डमी एक्टिविटी है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, किस काम आता है, आपका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप उसको डिनोट करता है और उसका कोई काम नहीं होता, ना तो कोई वो रिसोर्स यूज़ करता है ना तो कोई टाइम यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका पर्ट एनालिसिस और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आपका क्या है, 0 फ्लोट रखता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये सारे गेट के क्वेश्चन हैं, ये सारा के सारा आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका गेट का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 14 एक्टिविटी A to N। द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इन डेज आर shown in the bracket on the network diagram. The latest finish time for नोट 10, आपका जो नोट 10 है इसके लिए आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम बताना है। तो आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये जो नेटवर्क डायग्राम है देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट है सिंपल। तो हमें क्या करना है, सारा कुछ बना हुआ है। मेन तो होता है आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना। नेटवर्क डायग्राम अगर आपके पास है तो बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, डबल बॉक्स सबके लिए ड्रॉ करेंगे, हर एक के लिए डबल बॉक्स। जहाँ पे जैसा जगह है वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबके लिए आपने डबल बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके लिए TE कैलकुलेट करना। इसका 0 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट इसके लिए कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ से यहाँ जाने के सिंगल रास्ते हैं। 6 + 4 ये हो जाएगा आपका
10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से D के लिए हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, 4 + 4 8 एंड 10 + 5 15, तो ऑब्वियसली आप 15 वाला सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से भी है, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से हो सकता है कुछ और आ जाए। 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 3 13 आ रहा है इधर से, तो ऑब्वियसली आप 15 वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 10 + 5 15 वाला सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ से भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ के लिए कई सारे रास्ते हैं, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यह जाएगा आपका 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड 9 + 3 12, यहाँ से 12 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 17 आ रहा है। 15 + 2 17 एंड 17 + 2 19। तो आप देख लीजिए यहाँ तक, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है TL कैलकुलेट करते हैं सबके लिए, तो ये हो जाएगा आपका 19, ये 19 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। यहाँ पे आप मूव करके आएंगे तो 17 - 2 ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 17 - 3 ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका जो नोड 10 होगा, इसके लिए जो आपका TL हो जाएगा दैट इज 40। आप देख सकते हैं, बाकी आप आगे कैलकुलेट करें ना करें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 14, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है। ठीक है, और इससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प मिलता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है किसी भी चैप्टर को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आप उसके क्वेश्चंस को जो मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग मीन्स कॉन्फिडेंट हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के आपके मन में थोड़ा सा भी सस्पेशन नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ये रहेगा कि इसको मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो आई होप मैंने यहाँ पे इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दिया है। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या कोई भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली भेज सकते हैं। आपको इस वीडियो में ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, ठीक है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, या टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप जो भी है आपका डाउट है वहाँ से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बोल सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा और आप वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।